ना ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। और कम करो, और बच्चे कम है ना बहुत, और कम, और बस बस बस। तो चलिए, हम कहाँ कौन से क्वेश्चन तक थे? थोड़ी सी बढ़ा दो, थोड़ी सी। आकाश, थोड़ी बढ़ा दो। कहाँ तक थे? 65? 65 से करवाना था या हो गया? ये तो हो गया था कल। ठीक है, थोड़ी और बढ़ा दो, थोड़ी और बस। करो, लाइव करो जल्दी। अभी कहाँ हुआ, कर रहा है। ओके क्लास, तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और ही देख लेते हैं। एसडीआर क्या विश्व बैंक की मुद्रा है? विश्व बैंक द्वारा 1991 में, 1969, और भी विश्व बैंक द्वारा नहीं, किसके? ब्रिटेन वुड, ब्रिटेन वुड मतलब, या आईएमएफ में अपनाया, ब्रिटेन वुड ने अपनाया। ब्रिटेन वुड में आईएमएफ ने अपनाया। इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ जरा। 30। देखो क्या लिखा कि इफ अ कंट्री शोज अ सरप्लस पोजीशन इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस पोजीशन है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। यही है, सही। एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। तो निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड नेसेसरली बी इन्वॉल्व्ड इन इट। कह रहे हैं कि ऐसा क्या होगा जिससे ऐसी अवस्था आएगी। तो पहला हमने इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये हमने सही किया था, इसको गलत कर दो। ये सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्या होता? इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है दिस, अगर हम बूम और पीक पर हैं, इसे बोलते हैं आर्थिक विस्तार, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये कब होता है? जब देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो और देश की जीडीपी क्या हो, ज्यादा। हो सकता है दोस्तों देश की जीडीपी ज्यादा है। अब देश की जीडीपी जो है वो किसकी वजह से होती है? जीडीपी बराबर C+I+G +X - M। तो इसमें जीडीपी में ये फैक्टर भी तो है, C+I+G +X - M। तो हो सकता है देश में कंजम्पशन, उपभोग क्या हो, ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा जीडीपी में जो हिस्सा होता है, वो याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा बात, कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का होता है, उपभोग व्यय। इसका होता है, इसका मतलब ये तो। और हो सकता है जितना प्रोडक्शन हो रहा हो, वो प्रोडक्शन उतना ही कंज्यूम हो जा रहा हो। थोड़ा समझो, प्रोडक्शन हो रहा है और वो प्रोडक्शन देश में ही क्या हो रहा है, उपभोग, कंज्यूम हो जा रहा है। और वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात? तो इसलिए कहेंगे कि जब देश में सरप्लस मतलब ट्रेड सरप्लस होगा, व्यापार अधिशेष, तो ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए आई वुड नॉट गो विद दिस स्टेटमेंट। क्योंकि हम कहेंगे अगर ऐसा डायरेक्टली आए कि जब देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उस प्रोडक्शन बढ़ने के कारण देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, अब आप इसके साथ जा सकते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? कहाँ हो रहा है?
बैलेंस ऑफ ट्रेड तो सर्प नहीं, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। है। हाँ, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं, बढ़िया सवाल तुम ऐसे, आई लव द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस, कि हजम करने से अच्छा है सवाल पूछो टीचर से। नहीं देखो बेटा, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार भी बढ़ेगा। राइट, सीधी बात है। लेकिन मैंने सिंपल सी बात ये कही कि जब जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो देश में ही मान लो कंज्यूम हो जा रहा है, उसका उपभोग देश में ही हो जा रहा है। तो हम जब देश में ही कंज्यूम हो जा रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? क्या एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट बचेगा क्या? राइट। तो इसलिए जब हम, हमने बात बार बताया आपको, जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी की, तो उसे हम इस तरीके से इंटरनल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन निर्यात भी उत्पन्न कर रहा हो, इसलिए मैंने कहा। नहीं समझे अब? पक्का? चलो। दूसरा है, सच अ कंट्री विल नीड टू बोरो लेस फॉरेन करेंसी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी देश का, देखो सीधी बात हमें बताना है, ट्रेड सरप्लस का विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड नेसेसरली बी इन्वॉल्व, मतलब ट्रेड सरप्लस होगा तो इनमें से क्या होगा? ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, मतलब विदेशी मुद्राएं ज़्यादा आ रही हैं, कम जा रही हैं, तो हमें क्या बोरो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा, इट इंडिकेट्स अ बेटर इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये बताओ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हम मानव विकास का क्या ताल्लुकात है? तो आंसर होगा सिर्फ बी। आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट। बहुत छोटी सी बात है, प्लीज जल्दी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या? एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? मतलब नहीं नहीं, पहले तो बताओ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? है? ये बताओ, उल्टे क्यों आ रहे वहां से? सीधे चलो यार। मतलब एक होता सीधा चलना, एक होता उल्टा चलना। उल्टा चल रहा है सीधा? मतलब ये क्या कह रहा है कि जब खाना खा लोगे, कह रहा नहीं खाना खा लोगे तो भूख तो बढ़ेगी, कह रहा फिर तो और खाओगे, तो फिर कह रहा कि जब भूख बढ़ेगी और खाओगे तो फिर और भूख लगेगी तो फिर और खाओगे। अरे नहीं, उल्टा मत चलो। ऐसे करो कि जब खाना खा लेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये मत कहो कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़िया से ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है कि अब ये उल्टा सोच रहा कि पता नहीं, ठीक है जो भी है। इसके दिमाग में आ रहा है कि जब एक्सपोर्ट बढ़ी क्यों रहा, इसके दिमाग में आ रहा है एक्सपोर्ट तो इसीलिए बढ़ रहा है कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा। तो कह रहा है जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बात सही है तुम्हारी। राइट, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रेड सरप्लस के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, और अगर आपको करना है तो कर भी सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने साफ साफ कहा कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो, लेकिन प्रोडक्शन ये हमारे ट्रेड साइकिल का हिस्सा है। सीधी सी बात, इसलिए मैंने कहा आर्थिक, इतना मैं टाइम नहीं दे सकता, थोड़ा जल्दी समझ लो कि आर्थिक विस्तार हमारे किसका पार्ट है? ट्रेड साइकिल का पार्ट है। और जो ट्रेड सरप्लस है वो हमारे इंडिया का और एक्सटर्नल इकोनॉमी का की बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में अच्छा हो रहा है तो दूसरे के घरों में भी अच्छी चीज़ें हो रही हों, तो अपन स्टिल इंटरलिंक नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात मैंने कही। नहीं। चलो, चलो जल्दी से आते हैं दोस्तों। In 1994, the rupee was made convertible in the current account.
कॉन्टेक्स्ट सही बात है, 19 अगस्त 1994 बताया था आपको, तो स्टेटमेंट सही है। तारापुर समिति वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टुवर्ड्स द मेकिंग फुल कन्वर्टेबिलिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1 जून 2000 को हमने क्या किया, फेमा एक्ट 1999 केम इनटू फोर्स टू रिपील द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। सही है दोस्तों, जो पहले फेरा था 1947 का, उसे हमने फेमा 1999 में बदल दिया और ये 1 जून 2000 में लागू हो गया। स्टेटमेंट सही है। फेरा फेमा पता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सही बात है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि फॉरेन करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए, जब हम फॉरेन करेंसीज को रेगुलेट करेंगे, कितना फॉरेक्स होना चाहिए, ये सारे नियम कानून यहाँ पे लिखे रहते हैं। अपार्ट ऑफ दैट लिखा है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेट एंड कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज बाय फैसिलिटेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स। यही है कि दोस्तों फेमा के अंदर मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुसाध्य बनाते हुए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित करना। सही है। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो बैंकिंग सेक्टर से नहीं थी, फिस्कल पॉलिसी से नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं थी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, देखो हमने एडीआर पढ़ा है क्या नहीं? एडीआर अमेरिकन बैंक द्वारा निवेशकों को विदेशी कंपनी के शेयर के बदले जारी किए जाते हैं। सही है, तो इंडिया ने अमेरिकन बैंक को दिए, उसने अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए। स्टेटमेंट सही है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को धारण करने वाला निवेशक यूएस स्टॉक एक्सचेंज से संबंध हो जाता है। सही बात है। सही है कि द इन्वेस्टर होल्डिंग द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बिकम एफिलेटेड विद द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो सही है, वो तो मतलब यूएस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही तो खरीदता है। तो जो हमने कहा था अमेरिकन एक्सप्रेस जो अपने जो इंडिया के शेयर जारी करेगी, वो कहाँ करेगी? लाइक यूरोपियन या यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ही करेगी, और वहाँ पे वहाँ के इन्वेस्टर क्या करेंगे? खरीदेंगे। सही स्टेटमेंट है। और इनडायरेक्टली उसका वो इंडिया के शेयर बाजार से भी कनेक्शन जुड़ जाता है। तो द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड, पहले तो एफडीआई जानते हो, मल्टी ब्रांड रिटेल में मैं बता देता हूँ। एक होता है एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेल, एक होता है मल्टी ब्रांड रिटेल। अगर हम बात करते हैं एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेल, तो इसका मतलब है कि एक छत और एक कंपनी के प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं सिंगल ब्रांड रिटेल। रिटेल का मतलब वो अपने रिटेल कस्टमर्स को दे रहा है, और सिंगल ब्रांड, जैसे आप मैकडी में जाते हैं, मैकडोनल्ड, तो दोस्तों आप देखते हैं कि एक छत और उसमें सिर्फ मैकडी चल रहा है, तो उसे बोलते हैं सिंगल ब्रांड रिटेल। आप केएफसी में जाइए, दैट इज सिंगल ब्रांड रिटेल। आप नाइकी के शोरूम में जाइए, दिस इज सिंगल ब्रांड रिटेल। नहीं समझे क्या? रिटेल का मतलब जो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है और एक ही कंपनी हो। अभी समझ में आ जाएगा, सुनो। मल्टी ब्रांड रिटेल, एक छत और उसमें बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स, तो उसे बोलते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल, राइट। जैसे आप हमारे इंडिया में देख लो बिग बाजार, तो वो क्या है? मल्टी ब्रांड रिटेल है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर आपने कभी सुना हो डी कैथलन, तो एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, सो डी कैथलन, तो एक फॉरेन की कंपनी है, तो दैट इज मल्टी ब्रांड रिटेल। तो जैसे आजकल आपने सुना हो डी मार्ट, बहुत फेमस है, दैट इज मल्टी ब्रांड रिटेल। वॉलमार्ट चाइना की कंपनी, दैट इज मल्टी ब्रांड रिटेल। हाँ, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा, मल्टी ब्रांड रिटेल। दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा है एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हमारे देश में, तो हमारे देश में सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की लिमिट है 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की लिमिट है 51%। तो लिखा है अगर एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में आएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला, द डेवलपमेंट ऑफ बेटर फूड चेन्स, तो हो सकता है कि बेटर फूड चेन्स हो, कि आप लोगों के पास और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। अरे नहीं समझे क्या? तो जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई, मतलब जब विदेशी कंपनियां मल्टी ब्रांड रिटेल में आएंगी, तो यू वुड हैव मोर चॉइसेस, आपके पास विकल्प क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नो डाउट के
लोगों को रोजगार भी क्या होगा, मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। अभी बताओ, जैसे हमारे तो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई होगी, तो सिंपल सी बात है, आपके घरों के बाहर या आम बाजार में ये जो दुकानें हैं, ये दुकानों में ताला लगने लगेंगे, और जो हमारा रिटेल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएगा। बोलो जी, समझ में आया? क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा भी है कि जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को बढ़ाया गया, पहले एक्चुअली ये 26% था, फिर बाद में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई 51% करी गई, तो फिर लोगों ने बहुत हंगामा भी मचाया था। इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनमें ताले लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और बल्क में प्रोडक्ट खरीदेंगी, तो वो सस्ते में मार्केट में प्रोडक्ट क्या करेंगी, बेचेंगी। तो बेचारे छोटे मोटे दुकानदार क्या हो जाएंगे, बेकार। और जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट है भारत का, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। नहीं समझे क्या? कि जैसे आजकल भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि हम तो दिल्ली कल्चर ऐसा ही है कि अब पहले अपन लोग क्या करते थे, आप याद करो, देखो अब क्या करते हैं, अब याद करो, उससे ये समझ में जाएगा। पहले हम लोग जब छोटे थे, या अभी भी कुछ साल पहले ही, या 2-3 साल पहले भी, 4 साल, तो क्या करते थे, परचूनी का सामान लेना है, महीने का राशन घर का, तो हम किसी लोकल शॉप पे जाते थे, वहां से 1-1 किलो दालें ले ली खुली खुलाई, चावल ले लिए, मसाला ले लिया, वो कहा भैया 250 ग्राम धनिया दे दो। अभी भी तुम लोग लेते ही हो, अ, सब लोग, अपन लोग भी करते ही हैं। जैसे जब मैं झांसी आता हूँ तो मैं भी वहाँ करता ही हूँ। लेकिन अब दिल्ली में क्या है कि ये मल्टी ब्रांड ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं। डी मार्ट, बिग बाजार, फलाना ढिमाका, बिग बास्केट, ऐसे पता नहीं क्या क्या, है कि नहीं? है, रिलायंस फ्रेश, हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये क्या हो गया इससे, कि अब हम जाते हैं सीधा महीने में, और फिर हमारी बीवी भी जाती है साथ में, मम्मी भी जाती हैं, फिर वो इतना भर के लाती हैं कि क्या ही बताया जाए आपको। और फिर जब बिल बनता है तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। नहीं समझे क्या आप लोग? क्या कहने की मतलब, दिल का दुख तुम लोगों के सामने क्या ही रोएं। लेकिन तो पहले पहले अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट है, लेकिन अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में भी एफडीआई और बढ़ जाए, तो क्या ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा कि नहीं? सिस्ट ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल। तो ये कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेटर चॉइसेस फॉर कस्टमर, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। पार्था सारथी सोम कमेटी, क्या मैंने कभी इस कमेटी का नाम लिया आपके सामने? पार्था पार्था सारथी सोम कमेटी, दोस्तों, क्या गार पढ़ाते समय नहीं लिया था? क्या गार, गार देखो, गार आपने लिखा है कि क्या गार पढ़ाते समय नहीं लिया था? टैक्सेशन के नोट्स में आइए जल्दी से, टैक्सेशन के नोट्स में आइए और आके मुझे बताइए जल्दी से। पार्था सारथी सोम कमेटी, जल्दी। गाड़ी नहीं मिल रहा तुम लोगों को? नहीं मिल रहा? तो क्या गार में पार्था सारथी सोम कमेटी लिखा है? नहीं लिखा? हाँ, अरे गार, डीटीए के पास लिखा है, नहीं? नहीं लिखा है? तो चलो लिख लो भाई, गार में लिख लो, गार के आसपास लिख लो। पार्था सारथी सोम कमेटी, पार्था सारथी सोम कमेटी। और ब्रैकेट में लिख लो 2012, 2012, वहीं पर क्वेश्चन पेपर में मत लिखना। नेक्स्ट लिख लो, टू रिव्यू द गार, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल।
बस इतना ही काम हो जाएगा आपका। और एक कमेटी थी जिसके हेड थे, जिसका नाम था TARC, लिख लो, हेडेड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, टार्क, TARC, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। सेटअप इन अगस्त 2013। मतलब पार्था सारथी सोम कमेटी 2012 में ही बन गई, लेकिन ये टार्क बना 2013 में। बस इतना ही याद रखना, इतने में ही काम हो जाएगा। तो पार्था सारथी सोम कमेटी किससे संबंधित है? गार। गार तो याद आ गया होगा। अगर कोई बंदा इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई भी कारोबारी डील करता है और उसका कैपिटल गेन टैक्स बचाता है, तो उसके खिलाफ इंडिया के IT कमिश्नर केस कर सकते हैं और नोटिस भेज सकते हैं। याद आए ये सब? देखो सब लिखा है गार में, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार ले लो। इट इज सेट इट इज अ सेट ऑफ प्रोविजंस मेड टू कर्व मतलब कंट्रोल, टैक्स एवेजन कर अपवंचन एंड ब्लैक मनी। बिल्कुल सही है, लिखा है आपके गार में। नेक्स्ट, थ्रू दिस एन अटेम्प्ट was मेड टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीमेंट्स being made by foreign companies in the country under the tax net। ये सही है। देखो, इसके द्वारा विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किए जा रहे निवेश और समझौते को कर दायरे में लाने का प्रयास। जैसे वही हच वोडाफोन इशू समझाया था कि वो कह रहे भैया हम तो ये कारोबारी डील देश के बाहर हुई है। उनने कहा अच्छा जी, फिर तुम्हारी पोस्ट बॉक्स कंपनी है और तुम खरीद रहे मोबाइल कंपनी, क्यों खरीद रहे? तो याद आया क्या? सो वही बात है ये, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC क्या होता है? देखो, LC का मतलब होता है जैसे मैं ये कैमरा इंपोर्ट करता हूँ। जब मैंने ये कैमरा इंपोर्ट किया तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये कैमरा इंपोर्ट करने के लिए मैं उधार पर जब इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है? बस याद रखो, जब एक कंट्री और दूसरे कंट्री की बारी आती है तो उसी को हम बोल सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। मुझे लग रहा है आप समझ गए। वहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यही तो बताया था कि जो खरीद रहा है व्यापारी वस्तुएं उधार पर, वो वचन करता, वो कहता है कि भाई साहब हम आपको पैसा दे देंगे, ऑर्डर दिया जाता है उसमें। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है कि अगर कोई आयातक जब वस्तुओं को उधार पे खरीदता है तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कि हम आपसे उधार पे खरीद रहे हैं, इतने इतने समय तक चुका देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय इसका यूज होता है, बस इतना याद रखना है। कम ऑन, राइट? सो इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो नेक्स्ट थोड़ा सा लिख लो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज अ गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ इट इज द गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ इट इज गारंटी फॉर द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर भुगतान करने की गारंटी है। क्लियर?
इट इज नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक। यह बैंक द्वारा उपलब्ध की जाती है। मतलब जो इम्पोर्टर है वो बैंक में जाएगा और बैंक से कहेगा आप लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, और फिर वो गुड्स को इम्पोर्ट करेगा और उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा। यह बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट, द बैंक promises to pay the seller। द बैंक promises to pay the seller। बैंक विक्रेता को क्रेता के स्थान पर, द बैंक promises to pay the seller on behalf of the buyer। on behalf of the buyer, बैंक विक्रेता को क्रेता के स्थान पर भुगतान करने का वचन देता है। राइट, नेक्स्ट, दीज आर इशूड बाय द creditor। these are issued by the like importer to exporters। यह आयातकों द्वारा निर्यातकों को दिए जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया? ये देखो, ये है बंदा ए और ये है एक इम्पोर्टर। अभी इसके पास पैसा नहीं है, राइट। ये बंदा गया बैंक के पास, इसने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करा लिया और ये बैंक इसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी, और यही लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर ये बंदा कहाँ जाएगा? एक्सपोर्टर को के पास, और इसको देकर क्या ले लेगा? गुड्स, राइट। और बैंक गारंटी करेगी इसको, एक्सपोर्टर को, कि ये लो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये मैं दे रहा हूँ, बैंक कहेगी, और आप इसके बदले एक्सपोर्टर आप इनको गुड्स दे दो। अगर ये बंदा आपकी पेमेंट देने में चूक गया तो आपकी पेमेंट मैं करूँगा। तो इसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इज इट ऑल राइट ना? तो जारी किसके द्वारा होता है? इम्पोर्टर के द्वारा, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता है? बैंक। इज इट राइट ना? तो द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट केम इनटू इफेक्ट 2006। SEZ का कॉन्सेप्ट कब आया? 2000 में बताया। अधिनियम कब आया? 2005 में। लागू हुआ 2006 में। सब पता है। SEZ एक वेल डिफाइंड इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे टैक्स नॉर्म्स अलग होते हैं। बाबा कल्याणी कमेटी, सब बताया ना आपको। चलो, जितना काम का था उतना आता ही है। बोथ FDI and FII are involved in investing in a country। Which of the following statement best describe the important difference between them? बताओ, बताओ अपने आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ अपने आप। बेटा ऑनलाइन वालों का ये कट तो नहीं रहा है? थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ऐसा। है कोई यहाँ? संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या ये लोग? हम्म। ना, FI बताओ सारे लोग, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। एक नंबर। और सही नहीं हुआ ना बेटा, तब बताता हूँ मैं तुझे। FII हेल्प ब्रिंग्स बेटर मैनेजमेंट स्किल। एक, FII से मैनेजमेंट स्किल्स आएंगे। बस हो गया तुम लोगों का, हो गया पीटी सबका क्लियर। अगर जो जो एक कह रहे हैं, हे परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि और दो, है। एक होगा ये, मैनेजमेंट स्किल आएंगी FII से। अबे क्या पढ़ाया मैंने फिर तुम्हें? एंड टेक्नोलॉजी भी आएगी FII से। तो अबे तुम लोग की कॉपी में लिखा नहीं क्या? FII क्या होता? अरे चश्मा जल्दी बता, FII क्या होता है? अरे यार देखो, बैठो। अब आप लोग ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तो ऑफिसर्स बनने वाले हैं तो एक बात दिमाग से निकाल दो।
ऐसे एक्सक्यूज देना बंद कर दो लाइफ में. ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑफिसर्स डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज, राइट? इफ यू वांट टू बिकम द सुपीरियर इन द लाइफ, यू मस्ट नॉट हैव एनी एक्सक्यूजेस. कम ऑन जाई, एक्सक्यूजेस कौन देता है? तो भाई एक्सक्यूजेस देना बच्चों के काम है यार. अब तुम अधिकारी बनने वाले हो, राज्य को चलाओगे और एक्सक्यूजेस दे रहे, सर छूट गया सर, पढ़े नहीं. अबे तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी गलती. कम ऑन, यस और नॉट? तो ये ऐसे एक्सक्यूजेस मत दो. ऐसे एक्सक्यूजेस दोगे तो अभी तुम छोटे नहीं रहे, अब बड़े हो गए तुम लोग. नहीं समझे हमारी बात, हमने क्या बात कही? अभी एक्सक्यूजेस मत दो, वो स्कूल कॉलेजेस इन सब में दिए जाते थे. अभी बड़े हो गए, अब बड़ा सोचो, अब बड़ा. कौन सही? तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर माई स्टेटमेंट, ऑफिसर्स नेवर गिव द एक्सक्यूजेस. कम ऑन, राइट? तो एफआईआई हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी. देश में पैसा कम है, एफआईआई ने इन्वेस्ट किया, पूंजी आ गई कंपनियों के पास एट अ मैक्रो लेवल. सही है यहाँ तक? वेयर एज एफडीआई इज एम्ड एट स्पेसिफिक सेक्टर ओनली. एफडीआई किसी एक विशेष क्षेत्र में आता है. और यहाँ पर अगर मैं एफआईआई की जगह एफडीआई कर देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता कि एफडीआई हेल्प्स इन ब्रिंकिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी. सब लिखा है आपकी कॉपी में, देखो एफडीआई के फायदे. और थर्ड है एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट. ये तो कोई बात नहीं है. वाइल एफआईआई टारगेट्स द, कुछ है ही नहीं. प्राइमरी सेकेंडरी तो वो होगा कि जिसमें हम कहेंगे पहली बार शेयर बेच रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर. यार प्लीज अप्रिशिएट. जब पहली बार शेयर, आईपीओ वाईपीओ मतलब हो गया वो. जब पहली बार शेयर, नए शेयर आएंगे तो प्राइमरी मार्केट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर तो, और पहली बार शेयर तो आईपीओ. नाउ सो एफआईआई इज कंसीडर्ड मोर स्टेबल. नो, उल्टा कर दो, एफडीआई इज मोर स्टेबल. सब लिखा आपकी कॉपी में. चलो नेक्स्ट. गोल्ड ट्रांच, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, आरटीपी क्या होता है? है आईएमएफ के पास हमारा जो एक कोटा रखा है, उस कोटे का हम कभी भी जितना परसेंट पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट. याद आया क्या? तो पढ़ लो, आईएमएफ से रिलेटेड है क्या? सो इट इज अ क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइडेड बाय आईएमएफ टू द मेंबर कंट्रीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी इट्स मेन फीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफडीआई? So it is basically an investment made by the capital instrument in a listed company. दोस्तों देखो, ये भी मैंने पॉइंट लिखवाया है आपको कि जो एफडीआई है, तभी ऐसा सवाल मैंने आपको बना के दिया कि जो एफडीआई है, अपने आप बताइए. एफडीआई तो मैंने कहा था लिस्टेड कंपनी में भी होता है और नॉन लिस्टेड में भी. नहीं समझे? ऐसे हमारा केजीएस, इसमें ये तो लिस्टेड नहीं है, और अगर इसमें कोई विदेशी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो एफडीआई तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों में. लेकिन एफआईआई क्या है? सिर्फ शेयर बाजार में जो कंपनीज है उनमें लिस्टेड कंपनीज में होता है. तो इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड लिस्टेड कंपनी होल्ड करके रखते हैं. इट इज मेनली नॉन डेट जनरेटिंग कैपिटल इनफ्लो. ये भी सही स्टेटमेंट है कि जो एफडीआई है, क्या वो नॉन डेट, मतलब यह मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाले पूंजी प्रवाह है. अब भाई साहब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या वो ऋण दे रहा है क्या? वो तो उससे अपनी पार्टनरशिप ले रहा है उतने हिस्से की. तो ये तो इक्विटी ओवरटेक है एफडीआई में. क्या करते हैं? इक्विटीज लेते हैं, शेयर्स लेते हैं 10% से कम. एवरीवन, एफडीआई में कितना? 10% से. मैंने कहा कम तो तुम भी बोलोगे कम. 10% से ज्यादा. सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट रिक्वायर डेट क्लियरिंग. कह रहे हैं कि इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे हमारे जो पिछले ऋण है वो चुक जाएं. इट इज इन्वेस्टमेंट बाय द एफआईआई इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. फालतू का स्टेटमेंट है. अब हम दो के बारे में बात कर रहे थे. इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन अ लिस्टेड कंपनी. बिल्कुल गलत. ये क्या? नॉन जनरेटिंग कैपिटल है. पता है, ऐसा नहीं दोस्तों आप आंसर के चक्कर में रहो. मैंने एक ही टॉपिक के इतने क्वेश्चंस बनाए, साइंटिफिकली डिजाइन किया ये विजेता बैच का क्वेश्चंस, कि आप हर टाइप का क्वेश्चन इर्द गिर्द यहीं से फंसेगा. ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन फंसेगा. आप देखना दोस्तों, जब भी सवाल आएगा, जब भी क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. 12 दिन रह गए हैं आज से, 2 सप्ताह भी नहीं है. तो दोस्तों जस्ट 12वें दिन क्लियर हो जाएगा. आप देखोगे कुछ कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी चिपके नजर आएंगे आपके पेपर में. फिर आपको समझ में आएगा कि आप डॉक्टर भरत से पढ़े थे. तब आप कहेंगे. अभी देखो 12 12 दिन का इंतजार कर लो.
गारंटी है दोस्तों हमारी। और बस सीधी बात। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए हैं, आंसर्स भी मिल गए हैं, उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैंने देखे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कर लिए हैं नहीं। और अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है, मैं तो ये सोच के आ रखा हूँ कि थोड़ा मौका मिलेगा तो फिर हम एक मैराथन क्लास लेंगे, अगर मौका मिला, इट्स नॉट प्रॉमिस। तो मैराथन क्लास में मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6-7 घंटे में आपके करवा दूंगा, अगर मौका मिला तो। वरना हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं और हो चुके हैं कॉमन, राइट। सो सारी प्रीवियस ईयर ही हैं जो आपको मिले हैं, आपने मैच करे होंगे, एज इट इज क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको, सारे के सारे जितने भी रेलिवेंट थे। बोलो हाँ बोलो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, इनकम रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। चारों आंसर तो हैं इसमें, है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। मैं देखना चाह रहा था आप लोग क्या कहते हो दोस्तों। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन तो कैपिटल रिसिप्ट में चले जाएंगे ना। ना, विच ऑफ द, क्या कह रहा है सर, कंफ्यूज है। हाँ, मारेंगे कान में खींच के तेरा, सन्न सन्न बोलेगा कान। देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये कह रहा था सर कंफ्यूज कर रहे हैं, यही कह रहा था। ओए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा था ऐसा। देख रहे इतना चंड, मैंने ही इसको पढ़ाया है और ये मुझसे ही ऐसी बात कर रहा है। तो चलो दोस्तों, ये सारी बातें, अब आप आ जाओ, इसमें आ जाओ जल्दी से। निम्नलिखित ब्रिटिश शासन काल, ये तो हिस्ट्री है यार, ये तो तुम कर ही सकते हो। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किन मदों का निर्यात किया जाता था। चीनी का निर्यात करते थे हम, चीनी का निर्यात करते थे, हैं? अरे बहुत करते थे, इंडिया से चीनी जाती थी। क्या हम नील का निर्यात करते थे? हैं? तो यहाँ चाइनीज नहीं है भाई, ये शुगर है, राइट। और ये नील नहीं है, जैसे इंडिगो है। तो दोस्तों, क्या, और ऊनी वस्त्र, ब्रिटिश शासन काल में क्या हम ऊनी वस्त्र करते थे दोस्तों? नहीं करते थे। ऊनी वस्त्र का इंपोर्ट करते थे, सूती वस्त्र है। और ब्रिटिश में जो ऊनी वस्त्र बनते थे उन्हें हम आयात करते थे, निर्यात नहीं। रेशम, यस, सिल्क प्रोड्यूस होता था इंडिया में। कपास, यस। तो 1 2 4 5 है क्या, ये देखो, सही है। अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा और लिख लो कि हम और क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे। मतलब इसके अलावा हम जूट, सूती कपड़े वगैरह, जूट, टी, चाय, स्पाइसेस, मसाले। दोस्तों, टी, जूट, स्पाइसेस, शुगर, इंडिगो, सिल्क और कॉटन, ये सब। और हाँ, एंड वूल, ऊन। दोस्तों, हम इनको एक्सपोर्ट करते थे। हम इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स, लिख सकते हो अलग से। आयात करते थे हम फिनिश्ड गुड्स, अंतिम वस्तुएं, जैसे वूलन क्लोथ्स, जैसे कॉटन, जैसे सिल्क। सिल्क हम इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, पढ़ा होगा ये सब आपने। सिल्क, कॉमा कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, मशीन वगैरह आती थी ब्रिटिशर से, ब्रिटिश से, तो इन सब चीजों का हम आयात निर्यात करते थे। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? कर के भुगतान के, आयात निर्यात के, आयात की गई वस्तुओं के भुगतान के, और इसमें से कोई नहीं। ये भी हो सकता है पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन जनरली हम आयात और निर्यात। भारतीय रुपए पूर्ण परिवर्तनीय है, किस केस में? चालू खाते के संबंध में क्या पूंजी खाते के संबंध में? राइट, स्वर्ण में। क्या ये फालतू की बात है? चालू खाते। और ध्यान रखना, स्वर्ण ये भुगतान संतुलन का ही हिस्सा है, किसका? पूंजीगत खाते का हिस्सा है, कैपिटल गुड्स का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तृतीय विनिमय दर, तृतीय नहीं, ये सब हटाओ, लचीली विनिमय दर लिख लो यहाँ, लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर, सरकार द्वारा विनिमय दर का निर्धारण। आप सारे लोग हाँ ना में जवाब दो, मैं नहीं दूंगा। क्या लचीली विनिमय दर में सरकार निर्धारण करती है? नहीं, बाजार सेना है, शाबाश। प्रबंधित लचीली विनिमय दर, तो तृतीय भी हो सकता है, पेपर में आ जाए लिखा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो प्रबंधित लचीली विनिमय दर सरकार और बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण। यस, वैसे विनिमय और शुद्ध भाषा, विनिमय दर का निर्धारण बाजार सेनाएं, और जब बहुत ज्यादा परिवर्तनीय हो जाए तो सरकार मतलब केंद्र बैंक की भूमिका होती है। स्थिर विनिमय दर बाजार मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा नहीं, ये तो सिर्फ बाजार सेनाएं। वर्ष 1990-91 में भारत को अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संकट था? विदेशी ऋण का भुगतान क्षमता से अधिक हो गया था, सही है कि नहीं? डेट बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था भारत पे, कर्ज, विदेशी मुद्रा रिजर्व का अत्यधिक भंडार, कीमतों में कमी ये भी बढ़ गई थी और मुद्रा का भंडार कम हो गया था, आयात भुगतान का उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है तो अपन इसके साथ ही जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, नई आर्थिक नीति, इसमें सही स्टेटमेंट, इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया है, व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष के दबाव में की थी। याद आया कि इन्होंने कहा कि भैया आप अपनी ये पॉलिसी को चेंज करें। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्रक, जो फाइनेंशियल क्षेत्र में किए गए सुधार, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने वित्तीय क्षेत्रक में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों की स्थापना का अवसर दिया। यस, तो हमारे देश में विदेशी बैंकों में मतलब जो बैंक है उनमें प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन बैंक्स भी आना शुरू हो गई। बैंकों की पूंजी में विदेशी निवेश की सीमा 74% कर दी गई। याद करो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी है? 74%। पब्लिक सेक्टर बैंक में कितनी है? 20%। याद रखना कितनी है? 20%। कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड वर ऑल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी सही है। आल गो विद उपरोक्त सभी। कथन ए और कथन देखो ए और आर। 1991 के पश्चात से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी हुई है, सही है दोस्तों। लगातार हमने टैक्सेस देख रहे हैं, क्या हो रहे हैं? टैक्स रेट कम। करों की उच्च दर होने से कर वंचन होता है और बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है। रीजन भी सही है, बोलो सही है कि अगर हम करों की दर बहुत ज्यादा होंगी तो क्या हम लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे या नहीं? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ए आंसर होगा इसका, एक्सप्लेन भी कर रहा है ये ए। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार नीतियों के सुधार का लक्ष्य था? तो दोस्तों, आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव प्रतिबंधों की समाप्ति। देन लिखा है रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। सारे ही हैं दोस्तों, सारे ही हैं कि रिमूवल ऑफ क्वांट, हमने सब कुछ कर दिया, रिडक्शन इन टैरिफ्स। कथन ए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक ही देश में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, स्टेटमेंट गलत है। तो लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिलते हैं। तो ए गलत है किंतु आर सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इन कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, फालतू की बात है। विदेशी निवेश तो हो गई जब वो करेंगी। तो ये कंपनियां देशों की स्थापना स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। दीज कंपनीज प्रोड्यूस ज्वाइंटली विद द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्री। अभी होल्ड पे डाल देते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों देखो, हाँ कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, दोनों बातें हैं। नेक्स्ट क्या है? ये कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। दीज कंपनीज प्रोवाइड फंड्स फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अब लिखा है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो कितने कथन असत्य हैं ये बताइए, हमें बताना है कितने कथन क्या हैं? असत्य हैं। तो सिर्फ असत्य एक ही कथन है, वो पहला वाला। तो हम इस केस में दूसरा मान सकते हैं कि दीज कंपनीज प्रोड्यूस ज्वाइंटली विद द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्री। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा, रुक जाओ नहीं, हाँ यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा दीज कंपनीज प्रोड्यूस ज्वाइंटली ऑलवेज, ऐसा तो नहीं लिखा ना, तो इसलिए कॉमन स्टेटमेंट है।
कि जो एमएनसीज होती हैं वो भारत की कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर काम करती हैं, जैसे मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, अरे बोलो यस। ऐसे भी विस्तारा प्रोडक्ट था, अब अलग हो गया, है ना। सी मतलब वो सिंगापुर एयरलाइंस अलग, टाटा अलग। तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं लिखा हमेशा। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है, ये तो पूरा ही गलत है। इसको अपन गलत थोड़ा ना कहेंगे। ऐसा तो नहीं है हमेशा करती हैं, ऐसा तो नहीं लिखा, तो गलत हो जाता। अप्रोच समझ रहे हैं ना एग्जाम में सोचने का। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। एफडीआई का अंतर प्रवाह इनफ्लो बढ़ गया है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। तो आपको पता है, सही है कि नहीं? इतना पढ़ लो कि इतने सारे क्वेश्चंस एक एक बार में करते जाओ विदाउट एनी डाउट। निजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए। निजीकरण, इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती हैं। निजीकरण में द गवर्नमेंट गेट्स आउट ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी। सही है। देखो, निजीकरण को ऐसे समझो, जो प्राइवेटाइजेशन है, ये मतलब प्राइवेटाइजेशन कह लो, या तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्या ही समझाएं। देखो, दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, या डिसइन्वेस्टमेंट कह लें या प्राइवेटाइजेशन। एक तो कंपनी उठाए और अपने शेयर्स को बेच दे पूरा का पूरा, और हम दूसरा ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ओनरशिप बाहर कर ली और प्राइवेट ओनरशिप अंदर आ गई। तो ये सेकंड स्टेटमेंट टाइप ऐसा बोल रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विक्रय कर दिया जाता है। इट पेज सेल्स टैक्स, नहीं, इट, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विक्रय कर दिया जाता है। इट सेल्स द पब्लिक सेक्टर, बस, इट सेल्स द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, है ना। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच दिया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? फिर से देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है। जो जब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पूरा का पूरा। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर समझो। डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़े से शेयर्स बेचते हैं, प्राइवेटाइजेशन में पूरी कंपनी में शेयर, पूरी कंपनी बेच देते हैं। जब पूरी कंपनी बेच दी, तो फिर प्रबंधन कहाँ रह गया सरकार का? नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है ये। मैंने फिर कहा, तुम नहीं सुन रहे। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है आजकल, मतलब सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना है। मैं तो उससे, देखो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है विनिवेश, एक होता है निजीकरण। जब हम कुछ शेयर बेचें तो, और पूरी की पूरी कंपनी बेच दें तो फिर ये 51% का क्रॉस क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्यों समझ रहे, जब हमने प्राइवेटाइजेशन यहाँ का, तो प्राइवेटाइज, चलो आप वो भी समझ रहे। तो ऐसा नहीं है, वो सही स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा कि इसमें गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब, जब प्राइवेटाइजेशन लिखा ना। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट करे कि आपकी कॉपी का हर एक टॉपिक सिस्टमेटिकली टच किया। बोलो, टच किया कि नहीं? सही है। और सारे क्वेश्चन, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो आपके नोट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे सब सॉल्व हो रहे हैं उन नोट से। बस इतना काम हो गया। अब देखो, जैसे थोड़े बहुत मेहनत आप एग्रीकल्चर वगैरह में अगर आप खुद करते तो थोड़ा अच्छा और हो जाता। वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे हैं, लेकिन हम उन्हें भी सॉल्व कर ही लेंगे, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट लिखा है, यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकरण के रूप में माना जाता है। ठीक है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करती हैं। तो ये परिणाम जो विश्व को परस्पर निर्भर, इट रिजल्ट्स ऑफ ऑल पॉलिसीज दैट मेक द वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली टारगेटेड। तो जो विश्व है वो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर, नहीं, परस्पर निर्भर, एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। सही स्टेटमेंट है। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है आयात शुल्कों में कटौती। वैश्वीकरण डज नॉट इंक्लूड, मतलब आयात शुल्कों में कटौती, ये तो वैश्वीकरण का पार्ट है, जिससे आयात क्या हो सके, ज्यादा हो सके। आयात लाइसेंस की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये भी सही है।
लाइसेंस हटाए रखेंगे तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगे। नाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, तो ये भी है, ये बिल्कुल भी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये तो प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। ऐसे कहोगे किसका हिस्सा है? निजीकरण। क्या डिसइन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? ना। विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु विगत वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से निम्नलिखित में कौन सा कथन शामिल है? तो which one of the following statement is included in the efforts made by the government in the past years to attract FDI? तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, इसलिए SEZ की स्थापना करी गई। टैक्स एग्जाम्पशन बताया आपको कि शुरुआत के 5 साल में नो इनकम टैक्स और अगले 5 साल बाद 5% और कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी अगर डायरेक्ट SEZ में प्रोडक्ट उतरता है तो स्पेशल प्रोविजन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक वर्ष में कर छूट। उपभोग है, अच्छा, श्रम कानूनों को सशक्त बनाना नहीं। तो दोस्तों स्ट्रेंथ, देखो श्रम कानूनों को सशक्त नहीं बनाया गया, बस जो लेबर लॉज हैं उन्हें अच्छे करे गए कि जिससे जो लेबर्स हैं उन्हें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, उन्हें एक अच्छा पर्यावरण वातावरण मिले कंपनीज में काम करके। अगर सशक्त बना देंगे लेबर लॉज तब तो फिर जो लेबरर्स हैं उन्हें क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो लिख सकते हैं श्रमिकों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण ना हो, सिर्फ इस पर ध्यान दिया गया, श्रमिकों का मानसिक और आर्थिक शोषण ना हो। अगर श्रमिकों को अच्छा, लेबर लॉस क्यों बनाए गए? लेबर लॉ इसलिए थोड़ा ना बनाए गए सशक्त तो के नहीं तुम्हें 10 बजे आना है तो 10 बजे ही आना है, इसलिए थोड़ा ना। लेबर लॉस किस लिए हैं? कि इन्हें आर्थिक रूप से मानसिक रूप से स्वतंत्रता मिल सके। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ 1 और 2। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो आपको पता होना चाहिए एक कोपरा है भारत में। क्या है? कोपरा, ध्यान सुनो, कोपरा, दिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले कोपरा भारत में काम करता था 1986, अब कोपरा हो गया है 2019। याद रखिएगा, पहले क्या था 1986, अब क्या है 2019। कोपरा के अंतर्गत क्या है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए हमारे देश में कोपरा बनाया गया। मतलब जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ऐसे ही हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं, जो जागो ग्राहक जागो, इसका स्लोगन भी था, क्या था? जागो ग्राहक जागो। और दोस्तों कोपरा के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं कि आप क्या क्या एक कंज्यूमर को अधिकार हैं। तो इसके अंदर 6 अधिकार कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। तो ऐसे पहला अधिकार है तो सूचना पाने की अधिकार, बिल्कुल सही है। राइट टू इन्फो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ऐसे लिख लो, लैंग्वेज भी ध्यान रखनी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दोस्तों सूचना पाने का अधिकार का मतलब है कि हर एक कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे एक प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट की वेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्या क्या बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसके साथ अंदर डले हुए, तो उसे पूरी सूचना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? चयन का अधिकार, राइट टू सिलेक्शन। तो राइट टू सिलेक्शन, तो इसको थोड़ा लैंग्वेज इसकी सही कर लो, राइट टू सिलेक्शन नहीं, ऐसे लिख लो राइट टू चूज। राइट टू चूज हिंदी में सही है, चयन का अधिकार, तो यहाँ पे कर लो राइट टू चूज। उसे राइट टू चूज ये कहता है कि उसके पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए और उन विकल्प में उसे चूज करने का मौका होना चाहिए। अब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था एक क्लास में, तो कोई बच्चा बोला कि सर इफ द मार्केट इज मोनोपोली, यदि बाजार एकाधिकार है तो वहां पर तो एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही प्रोड्यूसर है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इन द मोनोपोली मार्केट, जहां एकाधिकार बाजार होगा, जहां उसे राइट टू चूज नहीं है, लेकिन वहां पर उसे ये अधिकार है कि उसे अच्छा प्रोडक्ट मिले और उसे शोषित ना किया जाए। तो मोनोपोली में हम ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये। नेक्स्ट लिखा राइट टू कंपनसेट रेड्रेसल, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ठीक है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं, ऐसे कहेंगे राइट टू सीक रेड्रेसल, सीक कर दो, कंपनसेशन नहीं है, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू सीक रेड्रेसल। तो दोस्तों क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, अगर उसके साथ कोई भी शोषण होता है, अगर उसके साथ कोई भी लाइक शोषण हो रहा है कि तो
वो उसकी जाके शिकायत कर सकता है। दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रेड्रेसल। चलिए यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लीजिए कि अगर हम बात करें कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट 1986, नाउ अगर हम यहाँ बात करें कोपरा 2019, कोपरा 2019, दोस्तों इसमें ध्यान समझो, इसमें क्या है, कोपरा 1986 में एक सबसे पहले आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाई गई, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद यहाँ जा सकते हैं कि स्टेट फोरम है, स्टेट फोरम, स्टेट फोरम के बाद एक नेशनल कमीशन है। और कोपरा 1986 ये कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर 20 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, तो उसके आगे लिख सकते हैं 20 लाख, और वहां पर 20 लाख से 1 करोड़ तक का क्लेम कर सकते हैं। और नेशनल कमीशन यहाँ पर आप 20 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, यहाँ 20 लाख से लेकर 1 करोड़, या 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर। तो अगर आपका केस 1 करोड़ के ऊपर का है तो आप नेशनल फोरम का यूज कर सकते हैं। तो ये 3 फोरम बनाई गई। जैसे अपन ने सिविल वॉर, सिविल केस या क्रिमिनल केस में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा है। ऐसी कंज्यूमर के लिए अगर आपको कभी प्रोड्यूसर ने ठगा है और आप एक्सप्लॉइट हो गए हैं और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, तो आप कोपरा के तहत सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम, फिर नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। लेकिन अब जो कोपरा 2019 आया है तो उसमें लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 1 करोड़ तक का केस कर सकते हैं। अभी इसको बदल दिया गया, अभी ये खत्म, अब ये भूल जाइए आप। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 1 करोड़ तक का केस कर सकते हैं, 1 करोड़। स्टेट फोरम में आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का केस कर सकते हैं, और नेशनल कमीशन में आप 10 करोड़ से ऊपर का केस कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ 2019 में ही आप लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती थी। मतलब कंज्यूमर उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं बनाया गया था। मतलब जैसे समझो, जैसे हमारे बैंकिंग क्षेत्र में केंद्रीय प्राधिकरण आरबीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर में सेंट्रल अथॉरिटी क्या IRDAI है, ऐसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 1986 में कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की देखभाल करे। लेकिन 2019 के कोपरा में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई है, CCPA, लिख लो 2019 वाले में नीचे ही, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या एस्टेब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। मतलब एक केंद्र प्राधिकरण बनाया गया है जो सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के खिलाफ काम करता है। बोलो क्लियर। 1986 और 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में आप ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग क्या, 1986 में आप लोग जब भी किसी भी कंपनी या प्रोड्यूसर उत्पादक के खिलाफ केस करते थे तो आपको वहां करना होता था जहां प्रोड्यूसर की कंपनी है, प्रोड्यूसर रेसाइड्स। मतलब जिस क्षेत्र में कंज्यूमर, जिस क्षेत्र में प्रोड्यूसर की कंपनी है, उस क्षेत्र में जो कंज्यूमर फोरम होगा, कंज्यूमर फोरम 3 लेवल पे बता दिए, डिस्ट्रिक्ट ये सब बता दिए, तो उस क्षेत्र में जो कंज्यूमर फोरम होगा आप वहां कंप्लेन करते थे। लेकिन कोपरा 2019 ये कह रहा है कि अब जहां बायर रहता है वो अपने क्षेत्र के कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। कितना बड़ा अंतर किया गया, मुझे लग रहा है समझ गए। तो वहां पे 1986 में लिख सकते थे कि इसमें या इसके तहत उत्पादक, उत्पादक का ऑफिस या निवास, वहां केस किया जाता था या वहां शिकायत की जाती थी। उत्पादक के निवास या ऑफिस, वहां शिकायत की जाती थी। समझ में तो आई गया है। और यहाँ पर लिख लो 2019 में वेयर द कंप्लेनेंट, और यह मतलब बायर रिसाइड्स,
19 में जहां पर शिकायतकर्ता या क्रेता रहता है वहां शिकायत कर सकते हैं। कछु समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? हम्म? और कोपरा 2019 लागू होता है 20 जुलाई 2020 से। कोपरा 2019 जो है वो लागू होता है 20 जुलाई 2020 से। कोपरा लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से। और दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात, और लास्ट बात, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट बात, कोपरा 1986 में, क्या 1986 में ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे कोई ट्रांजैक्शन थे, ई कॉमर्स कंपनियां थी? लेकिन दोस्तों याद रखना कोपरा 2019 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स कंपनीज, इन सबको अपने दायरे में ला दिया गया है। मतलब अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां आपके साथ कोई फ्रॉड करती हैं तो आप उनके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। तो अब इसके दायरे में ई कॉमर्स कंपनीज एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोपरा के अंतर्गत दोस्तों कंज्यूमर्स को 6 राइट्स हैं। 4 राइट्स आपकी कॉपी में लिखे हैं। कौन कौन से? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। राइट टू रिप्रेजेंटेशन की जगह होना चाहिए राइट टू बी हर्ड, राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड मतलब सुनवाई, सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार है ना, राइट टू बी हर्ड। और इसके अलावा 2 और राइट हैं, वो भी लिख सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, मतलब उन्हें कोई हैजार्डस प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, मोबाइल खरीद के लाए और चार्ज पे लगाया तो फट गया, है ना, या कुछ हम खरीद के लाए कोल्ड ड्रिंक, उसमें जहर था और लोग बीमार हो गए। मतलब कुल मिला के हमें हैं जो भी हो, तो कुल मिला के हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एक और लिख सकते हैं राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। तो यहाँ पे 2 और हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी एंड एक और राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये मेरे प्यारे साथियों 6 कंज्यूमर राइट्स हैं जो दोनों में थे, कोपरा 86 और 2019 में भी। क्या ये एक और हमने टॉपिक कवर कर लिया जो कहीं ना कहीं छूटा था, थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली? सो याद रखिएगा। कर लेंगे क्या आप इतना काम? नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वर फाउंड बाय द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस? दोस्तों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का जन्म हुआ। तो 1 और 2 ही तो है, और हमने क्या करा? मतलब भावनाओं को नहीं समझते यार तुम लोग। पूरा पैसा वसूलना है क्या? है तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ही बोला। कागजी पेपर गोल्ड, वो कागजी गोल्ड क्या है? इसको कहें पेपर गोल्ड। दोस्तों इसको हटा दो, पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड जल्दी बताओ किसे कहते हैं? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, इसी को कहते हैं। को आप जानते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल करेंसी है ये। विश्व बैंक की विशेषताओं, ऑनलाइन कैसा चल रहा है आप लोगों का? विश्व बैंक की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक, पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सर्वोच्च निकाय है। यस। तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है इसकी टॉप बॉडी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं। अगर नहीं पता तो यहाँ पे आपको मिल गया एडिशनल, क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोलो क्लियर। नेक्स्ट लिखा है एक सदस्य देश के गवर्नर का मताधिकार से संबंधित देश के वित्तीय अंशदान से संबंध होता है। यस, बताया था आपको। जैसे आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की फंक्शनिंग तो एक ही है। आईएमएफ ने नहीं बताया था कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2.75% का कोटा है और 2.63% का में वोटिंग राइट है, और ये डिपेंड होता है भारत की जीडीपी, भारत का ओपननेस। ओपननेस का फॉर्मूला बताया था एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट अपॉन ये एक 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 टर्म है, ये आप लोग लिखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको पढ़िएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि इस बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन छपा है। बीपीएससी 70th होने वाला है क्या? 70th बीपीएससी। तो 70th बीपीएससी में ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। तो अगर ऐसा मान लो हो गया तो तुम लोग क्या सोचोगे? हैं? तो अगर मान लो टर्म्स ऑफ ट्रेड का पेपर में क्वेश्चन मिल गया तो तुम लोग को क्या लगेगा, क्या महसूस होगा उसमें पेपर करते हुए? हैं? तो नहीं यार, सेटिंग सेटिंग वेटिंग तो हमारी दूर दूर तक भी नहीं है। और हम तो ऐसे आदमी हैं, अगर होती भी और हमें पूरा पेपर पता होता तब भी हम नहीं बताते। बिल्कुल।
%, ये बात है, उसूल्स आर ऑलवेज उसूल्स। कम ऑन यस, नहीं बताते तो नहीं बताते, क्योंकि ईमानदारी से काम, क्योंकि हमने जीवन में ऐसे ही किया है, हमेशा सही रास्ते का प्रयोग किया है जीवन में आगे जाने के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो आप पढ़ के जाना दोस्तों, ये बढ़िया शब्द है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। दोस्तों तो ये सब तो हो गया, ठीक है। यह अपने सदस्यों को अल्पकालिक दीर्घकालिक ऋण देता है। और लिखा भुगतान असंतुलन, तो ये अगर हम यहाँ पर यही की जगह क्या जोड़ दें, आईएमएफ, तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, बोलो यस। आईएमएफ क्या करता है, भुगतान असंतुलन को सही करता है और शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। नाउ नेक्स्ट सवाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इट्स स्पेशल ड्राइंग राइट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 करेंसीज, लिखा है यूरो है, डॉलर है, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है ना, यस। तुमसे यही उम्मीद थी हमें कि क्या फ्रैंक तो है, स्विस, स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक, क्या स्विस फ्रैंक शामिल होगा, चाइना का युआन। इवन हमारी जनता तो ये भी जानती है कि 2016 में इसे एसडीआर की बास्केट में रखा गया, किसको, चाइनीज युआन को। पहले 4 ही थे। कितना डेप्थ में पढ़ाई करी है हमने। नेक्स्ट है द वैल्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ एसडीआर राइट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर कोटा। याद करो कि दोस्तों जैसे सबसे ज्यादा परसेंटेज 45 से भी ज्यादा का लगभग 46% यूएस का है। ऐसे कर करके हमने सबकी वैल्यू भी लिखी है अपने अपने कंट्रीज के आधार पर, है कि नहीं है। चलो लास्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द आईएमएफ। क्या है, यह किसी भी देश को ऋण देता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण देता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है। तो फिर ये भी कर लो, थैंक यू। तो हमने जितने क्वेश्चंस इकोनॉमी के थे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, और लगभग अभी तक हमने 700 या 600 से 700 के बीच में क्वेश्चंस करे हैं, राइट। और इन्हीं में से कोई 10 12 15 सवाल आएंगे, मतलब इनमें से 10 सवाल के आसपास आएंगे आपके, और बाकी के 5 सवाल में 2 या 1 ऐसा भी आएगा जो बड़ा मुश्किल मेरे लिए भी हो सकता है, और 2 या 3 गवर्नमेंट स्कीम से आएंगे, वो कोर हार्टेडली मेरा पार्ट तो है नहीं, ये आपको करंट अफेयर्स वगैरह में करना है, कम ऑन यस, या आप गवर्नेंस वगैरह जब आप कर रहे हैं तब करना है। उसके बावजूद भी मैं कुछ स्कीम से लिख रहा हूँ, थोड़ा मुझे कम समय मिला है क्योंकि यहाँ पर अब बहुत क्लासेस हुई हैं इस दौरान, तो मैं नहीं कर पाया। अगर कर पाया मैं तो मैं ज़रूर आपको दे दूंगा, वरना उसके लिए कोई गारंटी मेरी नहीं है। क्या बात समझ गए, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करूंगा, जरूर दूंगा। कल हम हमारी आखिरी क्लास करेंगे और फिर हमारा विदाई होगी, कौन सही है। तो टुमारो विल बी आवर लास्ट क्लास, या आज भी कर सकते हैं अंतिम, जैसा आप लोग कहो, है आज ही कर दें, कल, चलो। तो हम करते हैं क्या, थैंक यू सो मच, लो लो। तो हम क्या करते हैं, ये लो बेटे, तो हम क्या करते हैं, अब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ये सबको पता है कि जब बजट की बात करेंगे तो 25-26 होगा, और इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो 2023-24 होगा। ये सबको पता है या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे हमारे जो वित्तीय वर्ष बीत रहा है, मैंने ये नहीं कहा बीत गया है, मेरे शब्दों को चयन ध्यान से सुनिए, जो वित्तीय वर्ष बीत रहा है उस वित्तीय वर्ष का आर्थिक परिदृश्य होता है आर्थिक सर्वेक्षण। बीत रहा है मतलब क्यों, क्योंकि दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण फरवरी में ही आ जाता है, और तो और अगर फरवरी के तो पहले कार्य दिवस में बजट आता है, तो इसका मतलब जनवरी के आखिरी कार्य दिवस में क्या आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। नहीं समझे क्या, कब आता है, बजट से 1 दिन पहले, इसका मतलब जनवरी के आखिरी कार्य दिवस पे क्या जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण। और पहली बार आना 1950-51 में शुरू हुआ, पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण भारत में 1950-51 में आया। और पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आता था वो बजट के साथ ही आता था, लेकिन 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण बजट से विभाजित हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम देखें, थैंक यू सो मच ऑनलाइन सभी को। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो आइए पूरे भारत की एक बार अर्थव्यवस्था
कि वर्तमान स्थिति को जान लेते हैं। देखो, बजट तो आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में होता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्तीय वर्ष बीत रहा है या जो पीछे का बीत गया है, जैसे 24-25 से बात करें तो 24-25 में हम क्या क्या करेंगे, ये हो गया बजट। और 22-23 और 23-24 में क्या क्या हुआ है, इसकी बात हम किस में करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण। तो सबसे पहले हम अपने देश के जीडीपी वृद्धि दर को देख लें। तो ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन छपे हैं और हो सकता है इसी पेज से एक क्वेश्चन आ भी जाए आपके पेपर में। अगर हम बात करें 2024-25 में, तो जो हमारा देश का आरबीआई ने जो भारत सरकार ने जो जीडीपी वृद्धि दर पर बात करी है, वो कह रहे हैं 6.5 से 7% रहेगी। लेकिन बड़ी गलत रिपोर्ट आई कल दोस्तों। कल हमारे भारत की Q2 की रिपोर्ट आई। कल की बात बता रहा हूं मैं, Q2 की रिपोर्ट आई, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने डिले होकर रिपोर्ट आती है। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, अब आगे देख लो। तो दोस्तों जो रिपोर्ट आई है Q2 की, वो बता रहा है कि हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है Q2 की, वो 5.4% है। 5.4। लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं है, अपन एनुअल रिपोर्ट्स की सिर्फ बात करते हैं, क्वार्टर रिपोर्ट्स पे बात नहीं करते। लेकिन इससे पता चल रहा है कि शायद हो सकता है 6.2 या हो सकता है 6 या हो सकता है 6 से भी नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले, या सरकार ये 2 क्वार्टर्स में क्या ही ऐसा ब्लंडर कर देगी, तो देखते हैं। और देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम आ रही है और इन्फ्लेशन भी 6.2 है, तो थोड़ी आर्थिक विडंबना चल रही है। अगर मुझे थोड़ा मौका मिले कि आखिर क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ कम आई, तो इस पर मैं बहुत शानदार तरीके से बात कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल भी हम लोग प्रीलिम्स की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ही इतने अंदर घुसें, और समय भी बड़ा कम बचा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023-24 की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, 8.2। और आप कॉमन सेंस से जब ये करते हैं तो आपको ये पता है कि ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बताता है, वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट। बोलो यस ना। पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रोथ रेट कितनी रही है, 7%। देखो दोस्तों, ये हमारा बजट आगे की बातें हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में ये पीछे की भी बातें आती हैं। बस ये हमारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये हो गया जीडीपी के बारे में डिस्कशन। हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो देखो, यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन, आपको तो मैं दावे के साथ कह रहा कि एक क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे स्लाइड से कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाए, राइट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं सच में, तो आपको लग रहा होगा कि गुरुजी कोई हवाबाजी नहीं कर रहे, सच में प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं। तो अगर हम बात करें हमारे देश का राजकोषीय घाटा, तो 24-25 में हमने लक्ष्य कितना बनाया, 5.6% का लक्ष्य बनाया। और अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में हुआ क्या दोस्तों, 23-24 में कितना आया, 5.6%। और 22-23 में कितना मिला, 6.4%। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के राजकोषीय घाटा कितना है, तो हम कहेंगे 6.4। दोस्तों 23-24 5.6 और पिछले वित्तीय वर्ष में 6.4, राइट। और हम कहें आने वाले वित्तीय वर्ष में हमने 4.5% तक ले जाने की इसको क्या करी है, लक्ष्य रखा है। याद है आपको। चलो, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 23-24 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना रहा है 646, और 22-23 में औसतन 578। हम देखो, ये तो हो गया हमारा ये सब। अभी हम यहाँ देखेंगे, देखो, दिस इज द एग्रीकल्चर, दिस इज द इंडस्ट्रीज, दीज आर द सर्विसेज। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, देखो क्या लिखा, खाद्यान्न उत्पादन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। खाद्यान्न उत्पादन बोले तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, देखो 2023-24 में कितना हुआ है, 328.9 ट्रिलियन मिलियन टन्स, है ना, इतने मिलियन टन्स। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ये भी आया कि राइस का प्रोडक्शन कितना था, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस ईयर में। तो अब ये आपने किया है, तो आपका काम है, अब आप 2023-24 का लाइक फूड ग्रेन प्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ के जाएं कि कितना रहा है। और 2022-23 का 329.9 ट्रिलियन, मतलब अगर हम बात करें लाख मिलियन टन, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है।
तो आप लोग लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2023-24, 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन, 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन, 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2023-24। तो अब आप, ये तो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, बाद में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, लाइक 25 सितंबर 2024 में पीआईबी की, 25, चलो यहीं पे आपको बता देते हैं, यहाँ बता दे, दिखाएं आपको, तो आप तुरंत यहाँ भी आपको तुरंत मिल जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2023 2024, अगर हम 2023-24 के खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो ये देखो पीआईबी, दिस इज देखो 25 सितंबर 2024, अगर हम इसकी बात करें फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो हमारे देश में, लुक, यहाँ से आपके एग्जाम में एक बीपीएससी में सवाल बन सकता है कि 2023-24 में अगर हम बात करते हैं तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो खाद्यान्न उत्पादन है, तो आप देख लो क्या कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मी वेलफेयर फाइनल एस्टिमेट्स 2023-24 के। तो वो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, देखो बिल्कुल मत रटो, आर्थिक सर्वेक्षण ने, आर्थिक सर्वेक्षण आया इस बार जुलाई में, एवरीवन, वैसे तो फरवरी एंड में आता है, तो लेकिन वो हमारे कंप्लीट आंकड़े नहीं थे, ये तो सिर्फ जुलाई में आ गया। लेकिन अब हमारे पास अगर आपके आ जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो आप बोल देंगे 328.9, ऐसा लिखा हो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, बोलो क्लियर। अगर आ जाए ऐसा ना लिखा हो कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो आपको दिमाग में लोड कर लो, लिख लो आप कहीं कि 3,322.98। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 332.298 मिलियन टन। अगर आप इसको मिलियन टन में लिखना चाहते हो तो 332.298 मिलियन टन। लाख टन में, लाख मिलियन टन में आ जाए तो 0.1 यहाँ खिसका दो। अब देखो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, फालतू पने का सवाल, कि राइस का उत्पादन कितना हुआ, तो राइस का उत्पादन इस साल हुआ 1378.25 लाख मिलियन टन, और आप कह सकते हैं 137.825 मिलियन टन। वीट का जो प्रोडक्शन है वो 1132.92 लाख मिलियन टन हुआ है। और अगर हम बात करें रेपसीड एंड मस्टर्ड, जो सरसों वगैरह जितनी भी है, तो इनका हुआ 132.59 मिलियन टन। तो वी फूड ग्रेन टोटल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, और तिलहन हो गया, तिलहन वगैरह रेपसीड वगैरह ये हो गए। तो ये हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। है तुम्हारा कंफ्यूजिंग ही रहेगा, तुम बैठे रहो, सही नहीं होगा तुम्हारा। पहले तुम ये सारे लोग ये बताओ, क्या मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है? नहीं है, इसको बी कॉम्प्लेक्स का अभाव है, बॉर्नविटा का सेवन करो तुम, इसको बॉर्नविटा के सेवन की जरूरत है या नहीं? कह रहा सर कंफ्यूजिंग है। अबे कोई लल्लू राम पढ़ा रहा क्या तुम्हें? तुम्हारा टीचर बहुत स्मार्ट है बेटा, क्यों कंफ्यूजिंग है क्या कि 328 मिलियन टन होगा या 332 होगा, कंफ्यूजन है क्या? जब मैंने साफ साफ बताया, अगर पेपर में लिखा हो मेरे लल्लू राम, पेपर में लिखा हो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 328 मिलियन टन, और लिखा हो सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो 332 दशमलव इतने टन। साफ साफ बताया मेरे लाल कि ये देख 24 सितंबर को आई है, 25 सितंबर को रिपोर्ट आई, और आर्थिक सर्वेक्षण पहले आ गया। तो जो भारत के एस्टीमेट्स हैं, क्लास के दौरान भी बताए थे आपको, पहले आते हैं फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट,
फिर पहले आता है एक्चुअल एस्टीमेट, फिर आता है फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट, फिर आता है सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। इस साल के आते आते इसमें और बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट यही है। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं से पूछना चाहिए, जब किस्मत ही खराब होगी तो फिर मैं क्या कर सकता। ये देख लो दोस्तों, चाहे आप इसको दिमाग में लोड कर लो, जैसे लोड करना हो वैसे लोड कर लो, बाकी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लुक एट हेयर, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो भारत में हुआ वो 3,332.98 लाख मिलियन टन का हुआ। और अगर हम बात करें, ना इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि राइस हो गया, वीट हो गया, मेज, पल्सेस, अगर पेपर में हो सकता पल्सेस भी आ जाए तो आपको पल्सेस पता होनी चाहिए। लाइक श्री अन्ना, श्री अन्ना आप जानते हैं क्या होता है? मिलेट्स। श्री अन्ना का मतलब क्या है? मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। बजट 2022-23 में पहली बार इस पर बात, 22-23 नहीं, 23-24 में पहली बार बात करी गई। निर्मला सीतारमन जी ने कहा मिलेट्स को श्री अन्ना 2023-24 के बजट में। और ये सब है ग्राउंड। ये देखो ऑयल सीड्स पर भी सवाल आता है। देखो आपको मेन मेन क्या रखने हैं, वीट, राइस और लाइक पल्सेस और ऑयल सीड्स। तो टोटल ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कितना हुआ? 396.69। कभी कभी पेपर तुम्हारी किस्मत ही पूरी खराब होगी तो फिर वो शुगर केन का भी पूछ सकते हैं। 4,531.58 LMT। और जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन हम बेल्स में बताते हैं। बेल्स का मतलब होता है पिंडे, बड़े बड़े बेल्स होते हैं, बेल्स जिसमें ऐसे करके हम लपेटते हैं। तो जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ वो 325.22 लाख बेल्स का उत्पादन हुआ है कॉटन का इस वित्तीय वर्ष में। ना नेक्स्ट दोस्तों, मैनेजमेंट का आदेश सर्वोच्च आदेश। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, भारत में औद्योगिक वृद्धि दर कितनी देखी गई है? 9.5%। कितनी देखी गई? 9.5%। 22-23 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रही है 2.1%। पेपर में यहाँ से आ सकता है, राइट। और ये तो ईयर ऑन ईयर होती है, तो ईयर ऑन ईयर है। इसमें बहुत कम रही इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आ गई। ये मत सोचना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। दोनों बातें मेरे स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये मत सोचना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ इसलिए बढ़ी ना। इसकी तुलना में ये तो ईयर ऑन ईयर है ना, वाई ऑन वाई, वाई ऑन वाई, ऐसे ही होता है ना। तो ये है, सेवाओं में ग्रोथ रेट देखी गई 7.6%। 22-23 में कितनी थी? 10%। दोस्तों पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी जीडीपी का प्रतिशत। अगर हम बात करें जैसे हमारा इस साल का पूंजी व्यय इस 2024-25 का कितना है? 11,11,111 करोड़। याद आया? तो हम ये कह रहे हैं कि 2023-24 में जो हमारा पूंजी व्यय रहा है वो रहा है कितना? 3.2% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का हमने लगभग 3.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। जीडीपी का लगभग 3.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है आकाश जी, जल्दी करिए, है ना, हम ऑल रेडी। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ये तो मैंने आपको पहले ही आंकड़े दे दिए हैं कि 23-24 में 437, 675, ये आंकड़े हैं आपके पास। कल ही दिए थे कि कितना फॉरेन ट्रेड हमारा रहा है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी में ग्रोथ रेट देखें तो ये आपको क्लियर है, 8.2%, पहले 7%। बोलो जी यस। अब हमारा 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 टारगेट है 6.5 से 7% के बीच। राजकोषीय घाटे की बात करें दोस्तों,
ये तो हमारा ये जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत का जीडीपी कितने ट्रिलियन, तो आप देखो दोस्तों, हमारा जो जीडीपी है वो हमने 5 ट्रिलियन का टारगेट बनाया है बाय 2027-28। दिमाग में होना चाहिए। और मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये भी पेपर में हो सकता है। और हमने 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 जब यहाँ हो जाएंगे तो हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और हम जापान और जर्मनी को पीछे कर देंगे। और और हमने 7 ट्रिलियन का भी एक टारगेट बनाया है कि हम 2031 तक हम ये करेंगे। और मान लो आपके पेपर में ऐसे भी लिख के आ सकता है बाय 2030, ये भी लिख के आ सकता है ऐसे सिंपल। 2030 तक आप कह लो, 30-31 तक हम 60 ट्रिलियन, और 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना है। ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में। तो ये जीडीपी के लक्ष्य हैं हमारे। दस लिखवाए थे क्या? नहीं, अगर तुम कॉन्फिडेंस से बोल लो तो हाँ बोलो। 10? तो यार पता नहीं यार, उस समय गलत लिखवाए थे या आज गलत लिखवा दिए। दोनों में एक ही गलत होगा। वो आप देख लो दोस्तों, जल्दी देखो क्या है। जीडीपी टारगेट फॉर 2027, नहीं 2030-31। देखो जरा, 7 ट्रिलियन ही है यार। पता नहीं पहले क्यों लिखवा दिए थे हम। तो पहले 10 क्यों लिखवाए थे? नहीं नहीं, $10 ट्रिलियन का भी एक लक्ष्य था। फिर पता नहीं लक्ष्य था, ऐसा हम पढ़ रहे थे। मैंने अगर लिखवाया होगा तो कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखवाया होगा। सरकार घोषणा करके इनको बदलती रहती है। नहीं बेटा, 60 ट्रिलियन ही है अभी, 60 ट्रिलियन ही है। अरे देखो कब लिखवाए होंगे, तो वहां देखो, वहां पे 2024-25 में 5 ट्रिलियन लिखवाए होंगे। हैं? देखो भैया, 27-28-24 पहले सरकार का जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य था वो 24-25 था। सही है। चलो दोस्तों, अभी थोड़ा आपके टेस्ट वेस्ट है, नीचे भीड़ भीड़ ज्यादा आ गई है ये लोग कह रहे हैं। तो कल हम लोग इसको समेटेंगे, ठीक है। कल देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे समेटेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण है, आप इसको आज पढ़ के आएंगे अगर मौका मिला। कहाँ से? ये देखो, 9 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला चैप्टर है वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास से का सुदृढ़ पथ। ये देखो मैंने कितनी मेहनत करी आप लोगों के लिए। ये क्या है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट 23 वित्तीय वर्ष 23 मतलब 22-23, 24 मतलब 23-24, 23-24 में 0.7% है हमारे जीडीपी का। ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। और 22-23 में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? 2%। वैसे बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्या आपके इकोनॉमी के टीचर ने आपके लिए बड़ी मेहनत करी या नहीं? नहीं, एकदम दिल से बताइए दोस्तों। है तो परमात्मा तक आवाज जाएगी। कमन, ये करी या नहीं करी? हर संभव चीज, हर संभव प्रयास, है ना। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया आपका जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ देखो, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमने देख ली कितनी, 8.2%। और लगभग 2.0% मोर देन 20 से चलो छोड़ो। जीवीए की बात करें तो 7.2% की ग्रोथ रेट है। नेट टैक्सेस से इतने परसेंट हमने ग्रोथ देखी है नेट टैक्सेस में। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में 55%, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 45%। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी आपको आता है, ये बताता है देश में कुल निवेश। याद आया? टोटल इन्वेस्टमेंट बताता है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेशनल इनकम में पढ़ा। और वित्तीय वर्ष 2024 में जो एवरेज इन्फ्लेशन रहा वो 5.4%। राइट। बाकी की बातें हम कल कर लेंगे। तो आप इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के आना, तो मैं 10-15 मिनट में रिकॉल करवा दूंगा। और कल हम सारी चीजें समेट लेंगे। कल हम बिहार का बजट भी कर लेंगे। कमन राइट। और हो सकता है क्या आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाएंगे खान सर, मतलब जो वहाँ मुसल्लापुर में क्लास होती है, और उसमें खान सर आपको इकोनॉमिक सर्वे करा देंगे बिहार का। तो वो इसमें भी आपकी क्लासेस में डलवा दूंगा। बोलो चलेगा क्या? तो सर आपको और बेहतर तरीके से एलैबोरेट करेंगे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हो। कल मिलते हैं।